अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, कहानी सुनाने से पहले कुदरत के कानून में से एक कानून है लॉ ऑफ कर्मा या कारमा। ये कहानी बिल्कुल उस पे पूरी उतरती है। हम जो कुछ भी जिंदगी में करते हैं वही लौट के हमारे सामने आता है। इसी को कर्मा कहते हैं। जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। बहुत बड़ी जागीर का मालिक चौधरी अहमद खान ना सिर्फ एक इंतहाई दर्दमंद, लोगों का ख्याल रखने वाला, लोगों से मोहब्बत करने वाला, और उसकी ज़मीनों पे जितना भी लोग काम करते थे, दिल खोल कर चौधरी अहमद खान को दुआएं देते थे। चौधरी अहमद खान बेटे की ख्वाहिश रखता था और खुदा ने उसे बेटा तो दे दिया, लेकिन बेटे के पैदा होते ही उसकी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई। वो उस वक्त जवान था। सबने उसको मशवरा दिया कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन उसका कहना यह था कि नहीं, मैं अपनी बीवी से इतना प्यार करता था कि अगर मैं आज दूसरी शादी कर लूंगा तो मुझे लगेगा कि मैंने अपने प्यार में बेवफाई की है। और अहमद खान वाकई अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। यूं उसका बेटा, जिसका नाम उसने सलीम रखा, चौधरी सलीम, वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उस बच्चे को अंदाजा हो रहा था कि वो अकेला है, अकलौता इस तमाम जायदाद का वारिस। उसके बाप की जितनी भी जमीनें थीं, जितनी भी जायदादें थीं, उसका वो अकलौता वारिस था। बचपन में जो बात वो मुंह से निकालता, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाता। बच्चा जब छोटा होता है तो उस वक्त उसकी परवरिश असल में मां करती है, और जैसे ही वो बड़ा होना शुरू हो जाता है तो फिर बाप उसके साथ दोस्ती लगाकर एक बेहतरीन दोस्त बन जाता है और उसकी परवरिश करता है। लेकिन मां ना होने की वजह से सलीम की वो परवरिश ना हो सकी जो बाप की ख्वाहिश थी। उनके घर से थोड़े ही फासले पे एक डेरा बना हुआ था, और वो डेरा इस अंदाज का था कि गांव के लोग उस डेरे पर आते, अपनी मुसीबत, अपनी परेशानी, अपनी मुश्किलात का जिक्र चौधरी साहब से करते, और वो भरपूर कोशिश करते कि उनकी मदद कर सकें। अगर माली ताउन होता तो वो फौरी तौर पे कर देते। किसी किस्म का और कोई भी मसला होता तो वो उसको भी हल करने की कोशिश करते। एक तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर रखी थी गांव के लोगों के लिए। ज़्यादा वक्त वो डेरे पे गुजारते और उसके बाद घोड़ी पे सवार होके अपनी ज़मीनों पे चले जाते, ज़मीनों का राउंड लगाते, ज़मीनों पे काम करने वाले लोगों से मिलते, और उसके बाद शाम होते ही वो अपनी बड़ी सी हवेली में पहुंच जाते। वक्त पर लगाते गुजर जाता है, पता ही ना चला कि कब उनके दाढ़ी, मूछें, सर के बाल सब के सब सफ़ेद हो गए और उनका बेटा सलीम जवान हो गया। सलीम बाप के सामने तो सर झुका कर रखता, लेकिन हकीकत में वो एक शैतान बन चुका था। कोई नहीं जानता था कि वो अपने दोस्तों के साथ क्या कुछ कर चुका है। ऐसी ही एक रात जब उसका बाप जल्दी सोने का आदी अपने बिस्तर पर सो चुका था, तो वो डेरे पर अपने दोस्तों के साथ बैठा था, शराब के नशे में धुत। और वहीं पे
उसकी शैतानी आंखों में एक ऐसी कशिश चमकी जैसे कुछ उसने फैसला कर दिया हो। आसमान जो बादलों से भरा हुआ था, किसी लम्हे भी बारिश हो सकती थी। बिजली जोर जोर से चमक रही थी, गड़गड़ाहट की आवाज, बरसने को वो बादल तैयार थे। वो नशे में झूमता हुआ बाहर निकला। इस बात से उसके दोस्त भी वाकिफ नहीं थे कि वो कहां जा रहा है। उन्होंने पूछा, चौधरी साहब कहां चल दिए? बोला, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, अभी रुको, तुम्हें बुला लूंगा। वो डेरे से निकल के चलता हुआ अपने डेरे के पीछे बने हुए उनके मुलाजमों का जो घर था उसी तरफ जा रहा था कि चलते चलते जो लड़खड़ाता हुआ शराब के नशे में धुत एक दरख्त के पास पहुंच गया। दरख्त के नीचे जैसे ही जाकर बैठा तो एक काला सा साया जो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था वो चलता हुआ उसके करीब आ गया। वो एक लड़की थी जिसका नाम नाजो था। नाजो चलती हुई बिल्कुल उसके पास आई। उसने सर पे दुपट्टा ले रखा था और अपने मुंह को दुपट्टे से छुपा रखा था। वो कब से इस जगह पे सलीम का इंतजार कर रही थी। जैसे ही नाजो उसके करीब आई तो सलीम उससे बोला, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, नाजो तुम आ गई हो। नाजो ने कहा, हां मैं आ गई हूं। मुझे आपने कहा, मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं आया। कहां आप और कहां हम आपके मुलाजिम हैं, आप हमारे हमेशा से अबाओ अजदाद से चलते हुए मालिक। आपने कैसे मुझे दिन को कहा कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मुझसे कोई बात करना चाहते हैं? मेरे कान तरस के हैं उस बात को सुनने के लिए। चौधरी साहब बताइए क्या हुआ? नाजो, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। उस गरीब सी लड़की के चेहरे पे जो दिन सारा खुशी रही थी वो सारा दिन इस खुशफहमी में मुब्तला रही थी कि चौधरी, छोटा चौधरी उससे प्यार करने लगा है और उससे शादी करेगा। तो वो वहां रात के उस पहर चौधरी के सामने खड़े होकर बोली, मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा कि आप वाकई मुझसे प्यार करते हैं। वो बोला, हां, और मैं तुमसे शादी करूंगा, बस अब देर मत करो, मेरे करीब आओ। वो बोली, लेकिन चौधरी साहब मैं कैसे मान लूं? कहां मालिक और कहां मुलाजिम के उनके बीच में शादी हो सकती है? और यूं उसको अपनी बातों में फिसला कर उसको यकीन दिलाने में कामयाब हो गया कि वो उसी से शादी करेगा। और यूं वो बेचारी मासूम सी लड़की उसकी बातों में आ गई। और उसके बाद उस खबीस शैतान ने अपनी हवस निकाली, मोहब्बत का नाम देकर उसके जिस्म को नोच डाला। वो लड़की यही समझती रही, जब हमारी शादी होनी है, यही मेरे शौहर बनेंगे। तो अगर वो इनकार करती भी रही तो वो उसको कायल करने में कामयाब हो गया कि जब हमारी शादी होनी है तो तुम ही तो मेरी बीवी हो, और अगर मैं अपनी बीवी के साथ जिस्म का ताल्लुक बना रहा हूं तो इसमें हर्ज क्या है। और यूं जो अभी कुछ साल पहले ही जवान हुआ था और शराब के नशे में चला गया था, उस लड़की के साथ मुसलसल अपनी रातें गुजारने लगा। और एक दिन उस लड़की ने आके कहा, अब हमें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। वो उससे बोला, क्यों, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मेरी उम्र नहीं है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। तो वो बोली, नहीं, बात वो नहीं है चौधरी साहब, मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। जैसे ही उसने ये जुमला सुना तो उसके चेहरे से वो जितना भी नशा था, खुमार था, वो सब का सब उतर गया। उसने तो उसे धोखा दिया था। तो वो फौरन उससे बोला कि नहीं, इस बच्चे को खत्म करा दो, अभी हम ऐसा नहीं कर सकते। वो बोली, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं एक गांव की लड़की, मैं कहां जाऊं, मैं कहां खत्म कराऊं, मैं कैसे कर सकती हूं? नहीं, आपको मुझे अपनाना होगा। अब वैसे भी तो मुझसे प्यार करते हैं। अब वो
चौधरी साहब से उसको सलीम सलीम करके पुकारना शुरू हो गई थी, इस खुशफहमी में मुब्तला कि ये मुझसे प्यार करता है। और उस दिन उसने उस शैतान का चेहरा देख लिया कि वो उससे बोला, नहीं, तुझे इसको ख़त्म कराना होगा वरना मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। और ये वही रात थी जब वो दोस्तों को कह के आया था, मेरा इंतज़ार करना, तुम्हारी आज ज़रूरत पड़ेगी। वो उसके आगे हाथ जोड़ती रही कि नहीं, मुझे अपना लीजिए, मैं इसको ख़त्म नहीं करा सकती, प्लीज़, जितने मिन्नतां करती रही, लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी। यहाँ तक कि वो खबीस जो फैसला कर चुका था अब इससे जान कैसे छुड़ाए, वो शायद चाहता नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो जब उसके करीब आई तो उसके दोनों हाथ उसके गले के दरमियान चले गए और उसने इतनी ताकत से उसका गला दबाया कि वो वहीं गिरी, वो मर चुकी थी। उसको एकदम से डर लगा कि ये उसने क्या किया है। वो मारना नहीं चाहता था, वो दोस्तों को कह के आया था तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, ये कतन नहीं समझता था कि वो मार डालेगा। वो कुछ और मंसूबा बनाकर आया था। वो वहां से उठा और सीधा दोस्तों के पास गया। दोस्त बोले, चौधरी साहब, हम इंतजार में हैं। वो ये मंसूबा बनाकर गया था कि दोस्तों को भी अयाशी कराऊंगा, लेकिन आगे जब उसने बात ऐसी कर दी थी तो वो उसके हाथों कत्ल हो गई थी। वो दोस्तों से बोला, फौरी तौर पे मेरे साथ आओ और उस लड़की को उठा के दफन कर दो। चौधरी के वो हमराज थे, हर काम उसके करने के लिए तैयार होते थे, लेकिन वो जानते थे कि चौधरी कत्ल नहीं कर सकता। लेकिन अब उससे कत्ल हो गया था तो उसके चेहरे पे थोड़ा सा खौफ भी था, लेकिन उन्हें हिम्मत दी कि चौधरी साहब, अब घबराते क्यों हैं, किसी को पता तो नहीं है आपके इसके प्यार का? उसने कहा, नहीं, कोई भी नहीं जानता। तो उसने कहा, बेफिक्र हो जाइए। उन्होंने उस लड़की को उठाया, ये 3 दोस्त थे उसके, उन लड़की को उठाया और एक जगह पे ज़मीन खोद कर उसको दफना दिया गया और उसके ऊपर झाड़ियाँ वगैरह डाल दी गई। यूं अगले दिन वो अपनी बेटी को ढूंढते हुए बड़े चौधरी साहब के पहुंच गए। उन्होंने कहा, बेटी रात से घर से गई है, वापस नहीं आई। अहमद खां परेशान हो गए। बेटी को हर तरफ ढूंढा जाने लगा। भरपूर कोशिश के बावजूद उस बेटी का पता न चल सका। अब गांव के अंदर एक परेशानी वाली बात थी कि गांव की नौजवान लड़की गायब हो गई है और उसने अपने बंदों के जरिए बात फैला दी थी कि शायद उसका किसी के साथ चक्कर था, इसलिए वो उसी के साथ भाग गई है। और फिर वो जो थोड़ा सा उसके अंदर खौफ आया था वो भी खत्म हो गया। और फिर इसी तरह मजीद वो ऐसी हरकतें करता गया, लेकिन बाप के सामने हमेशा ही मासूम बन के रहा। और वो वक्त आ पहुंचा जब बाप ने उसे कहा, मैं तुम्हारी शादी करने का सोच रहा हूं, इस आंगन में छोटे छोटे फूल आएंगे, मैं दादा बन जाऊंगा। सलीम इसी गांव का एक और चौधरी जो काफी जमीनों का मालिक था, उसकी बेटी के साथ प्यार कर बैठा था। उसने जब से उस चौधरी की बेटी को देखा था वो उसका दीवाना हो गया था और वो चाहता था कि वो उसी की दुल्हन बने। एक दो दफा उससे उसका आमना सामना भी हुआ था। शाजिया नाम की उस लड़की को सब प्यार से शाजो कहते थे। वो जैसे ही सामने आ रही थी वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उससे बोला, शाजो, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं मैं तुमसे शादी कर सकूं। शाजो ने एक हकारत भरी निगाह से उसे देखा और कहा, सलीम, तेरी हरकतें तेरे बाप से छुपी हुई हैं, मेरे सामने छुपी हुई नहीं हैं। तू जिन लड़कियों को धोखा दे चुका है और उनको धमकियां दे चुका है, उन्होंने वो डरते डरते बात मुझे तो कह दी है। तू अपने बाप के सामने बहुत शरीफ बना हुआ है और मेरा बहुत दिल चाहता है तेरे बाप के सामने जाके तेरा ये चेहरा जिसमें शैतान छुपा है तेरे बाप को बता दूं।
कि वो गांव की लड़कियों को कैसे शादी का झांसा दे के बेवकूफ़ बनाता है और उनकी इज्जतों से खेल रहा है, और लोगों के साथ ऐसे फर्मा बरदारी से मिलता है, इतनी इज्जत से मिलता है, इतने प्यार से मिलता है कि वो लड़कियां भी धोखा खा गईं कि इतना नफीस, इतना प्यार करने वाला बंदा, इतना बाप की तरह अच्छा इंसान। लेकिन जब उन्होंने तुम्हारा असल चेहरा देखा तो आखिर मुझे भी ये बात पता लग ही गई कि तुम्हारे अंदर एक शैतान छुपा है। अपने दिमाग से, अपने दिल से मेरा ख्याल निकाल दो। अगर मुझे तुमसे शादी करना पड़ी तो मैं मरना कबूल करूंगी, तुमसे शादी नहीं करूंगी। और याद रखना, मेरा बाप मेरी मर्जी से ही शादी करेगा और मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। आज मेरा रास्ता रोका है, ये पहली और आखिरी दफा है। आज के बाद अगर मेरे रास्ते में आए तो याद रखना, अगर तुम चौधरी के बेटे हो तो मैं भी एक चौधरी की बेटी हूं। सीधा तुम्हारे बाप के पास पहुंचूंगी और तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करूंगी। मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहती, इसलिए सिर्फ इतना कह रही हूं, मेरे रास्ते में ना आना। आइंदा मेरा रास्ता रोका तो याद रखना हमारी दुश्मनी की इब्तिदा हो जाएगी। और वो ये जुमले इसलिए बोल रही थी, वो भी अपने बाप की अकलौती औलाद थी, वो भी तमाम जायदाद की वारिस थी। शादी के बाद बाप की जितनी भी ज़मीनें थीं वो सब कुछ उसी की हो जानी थी। बाप उसका बेइंतहा प्यार करने वाला, बेइंतहा मोहब्बत करने वाला, जिस तरह चौधरी अहमद खान था उसका बाप भी चौधरी एहसान ऐसा ही गांव में मशहूर था। इनके गांव से थोड़े ही फासले पे ही उनका गांव था। ये चुप करके उसके रास्ते से हट गया, जानता था वो चौधरी की बेटी है, जो बात कह रही है कर सकती है। उसने डराया नहीं है, वो हकीकत में उसके बाप के सामने पहुंच गई। अगर कोई और उसके बाप के सामने जाके बात करेगा तो शायद बात यकीन करे या ना करे, लेकिन चौधरानी की उस बेटी शाजिया की बात सुन के उसका बाप ज़रूर इस मामले की छानबीन करेगा और उसको पता लग जाएगा कि वाकई मैंने ऐसा किया है। अब वक्त गुजरता रहा और जब बाप ने उसको बुलाया और उसे कहा कि मैं सोच रहा हूं तुम्हारी शादी कर दूं, वो खुश हो गया और अपने बाप को बताने ही वाला था कि मुझे शाजिया से शादी करनी है, कि साथ ही बाप ने फैसला भी सादिर फरमा दिया कि मैंने जब तुम छोटे थे तभी तुम्हारे लिए रिश्ता देख रखा था। अपने ही रिश्तेदारों के पास सलमा से तुम्हारी शादी करनी है। मैंने उनको ज़बान दे दी थी और तब से सलमा तुम्हारी मंग है। ये बात तुम भी नहीं जानते और बस अब वक्त आ गया है सलमा और तुम्हारी शादी कर दी जाए। सलमा इंतहा की खूबसूरत, बला की खूबसूरत, और वो भी एक बहुत अमीर कबीर फैमिली से थी। इन जितने अमीर तो नहीं थे, लेकिन बहुत खाते पीते लोग थे। लेकिन वो इबादत गुजार, रहम दिल और बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ नेक सीरत भी थी। बज़ाहिर तो वो शक्ल सूरत की खूबसूरत बेइंतहा बला की थी, लेकिन वो शाजिया से, शाजों से प्यार करता था। जिद बना चुका था कि शाजों को हासिल करेगा। लेकिन ये जानता था कि बाप के आगे अगर मैंने इनकार किया, बाप जितना रहम दिल है, जितना प्यार करता है, लेकिन उसके फैसलों के आगे अगर कोई बोल दे तो फिर वो लिहाज नहीं करता। वो ज़ुबान का पक्का है। मेरा बाप अगर उनको ज़ुबान दे चुका है, मरता मर जाएगा, ज़ुबान से पीछे नहीं हटेगा। तो उसी वह लम्हे उसने कहा ठीक है अब्बा जी, जैसे आपकी मर्ज़ी। लेकिन अंदर ही अंदर वो फैसला कर चुका था कि मुझे अब फ़िलहाल तो सलमा से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मौका मिलते ही फिर मैं अपनी मोहब्बत शाजों से शादी करूंगा। यूं कुछ ही अरसे बाद सलमा से उसकी शादी हो गई। सलमा ब्याह के उस हवेली में आ गई जहां वो बेइंतहा खूबसूरत थी, वहीं वो नेक सीरत भी थी। अभी तक उसने वही लिबादा ओढ़ रखा था कि बाप की तरह वो खुश मिजाज, बाप की तरह रहम दिल, बाप की तरह मोहब्बत करने वाला सब कुछ था। लेकिन हकीकत क्या थी कोई भी नहीं जानता था। अब वो अपनी घोड़ी पे सवार होता और ज़मीनों का चक्कर लगाता। बाप शादी के बाद ज़मीनें, उनकी देखभाल, मुंशी से सारा लेन देन बाप उसी से करा रहा था, ताकि अब वो उस चीज़ों को संभालना शुरू कर दे। लेकिन जैसे ही रात होती वो अपने दोस्तों के साथ इस तरह की महफिल जमाता और दोस्तों को बैठ के अपने किस्से सुनाता। उन लड़कियों के किस्से भी वो सुना चुका था
जिन लड़कियों ने जाके शाहजो को बताया था, उनके साथ भी उसने वही धोखा किया था कि वो उससे शादी करेगा। लेकिन उसके बाद उन लड़कियों ने जब शादी की तकरार की तो उसको जूती की नोक पे रख के ऐसा बेइज्जत किया था कि तुमने ये सोच कहां से लिया। और याद रखना, अगर तुमने किसी को भी ये बात बताई तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। मेरा बाप तो मुझे डांट देगा, मारेगा तो नहीं, जान से तो नहीं मारेगा, ज्यादा से ज्यादा डांटेगा, नाराज होगा, मैं मना लूंगा, लेकिन कुछ ही अरसे बाद तेरे साथ क्या करूंगा तू ये नहीं सोच सकता। वो इस तरह डरा देता था कि लड़कियां बेचारी गांव की थी, शरीफ सी, खबीस को जान चुकी थी एक शैतान है, डर जाती। उन्हीं दिनों उसने प्लान करना शुरू किया अपने दोस्तों के साथ। एक रात उसने बैठ के कहा, अब मैं एक स्कीम तैयार कर रहा हूं, एक लड़की से मैं दोस्ती करूंगा, उसको पैसे का लालच दूंगा और वो शाहजो के साथ दोस्ती करेगी। जब उसकी और शाहजो की दोस्ती हो जाएगी तो वो एक दिन शाहजो को लेकर बाहर आएगी और हम लोग वहीं पे मुंतजिर होंगे। हम लोग शाहजो को वहीं से उठा लेंगे और अगला अलाहे अमल मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वो जो डेरा बना हुआ था वो बिल्कुल घर के पास था। अब वहां पे उसको एक डर सा लगा रहता, अब्बा वहां पे कहीं आ ना जाए। तो उसने बाप को दिखाने के लिए कि अब मैं जिम्मेदार एक शख्स हो गया हूं, एक डेरा उसने जमीनों के बीचों बीच भी बनवा लिया जो अलग थलग था, आबादी से बहुत दूर, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी कि मैं जमीनों पे निगाह भी रख सकूं। अब वो अक्सर उस डेरे पर भी होता और घर के साथ वाले डेरे पर भी मौजूद होता। एक लड़की का इंतजाम हो गया। उस लड़की को पैसे का अच्छा खासा लालच दे के उसको बता दिया गया कि वो शाजिया के साथ दोस्ती करेगी। उस लड़की को अच्छे खासे जब पैसे दिए गए तो वो अच्छे कपड़े पहनती, अच्छी आर्टिफिशियल यानी नकली, वो जिस तरह कंगन शंगन चीज़ें पहनती हैं वो इस तरह पहनती, अच्छा खाती पीती, और यूं आखिरकार वो शाहजो के साथ दोस्ती करने में कामयाब हो गई। दोस्ती से मुराद शाजिया तो एक चौधरानी थी, लेकिन सहेलियां जिस तरह बना लेती हैं, वो शक्ल सूरत की भी अच्छी थी, वो एक तरह से उसके अंदर घुल मिल सी गई। शाहजो उससे कई अपनी बातें करने लगी और वो अक्सर बातों बातों में उससे कहती कि वो सलीम जो है वो तो कितना बुरा है। तो शाजिया को गुस्सा आ जाता और शाहजो ऐसा गुस्से का इजहार करती और वो वापस आके सलीम को बताती कि वो आपके से बहुत नफरत करती है, मैं जब भी आपका जिक्र करती हूँ वो भड़क जाती है। सलीम मूंछों को ताव देता और कहता कोई बात नहीं, वो प्यार करेगी मुझसे, खुद ही करेगी। उधर दोस्ती इस हद तक बढ़ गई कि अब उस पर एतमाद करने लगी। अक्सर शाहजो उसके साथ खेतों को इधर उधर घूमती फिरती उसी के साथ। और फिर वो दिन आ पहुंचा जब उस लड़की को कह दिया गया कि तुम शाहजो को लेकर बिल्कुल उसके घर की बैक वाली साइड पे काफी दूर जो ट्यूबवेल लगा हुआ है वहां पे उसको नहाने के बहाने लेकर जाओगी। आपका तो जदीद आ गए हैं, लेटेस्ट ट्यूबवेल आ गए हैं जो बिजली से चलते हैं। पहले ये बैलगाड़ी और इस तरह के जो इनके सिस्टम होते थे जिससे पानी निकालते थे ज़मीनों से और वो सैराब करते थे ज़मीनों को। और उस लड़की ने बेइंतहा जब इसरार किया शाहजो से तो वो बोली अच्छा चलो ठीक है, आज नहीं कल चलेंगे। उसने बहुत कोशिश की लेकिन शाहजो ना मानी। कल का उसने वादा किया, कल इतने बजे चलेंगे। ये लोग वहाँ इंतज़ार करते रहे, शाहजो ना आई, ना वो लड़की पहुंची। तो शाम को उस लड़की ने कहा शाहजो ने आज आने से इनकार कर दिया, कल का उसने वादा किया है, कल वो ज़रूर आएगी। अगले दिन शाहजो उसको लेकर जैसे ही उस जगह पे पहुंची तो पहले से ही 3 नकाब पोश वहां पे मौजूद थे जिन्होंने अपने चेहरों को ढांप रखा था। उन्होंने फौरी तौर पे शाजिया को अगवा कर लिया, उसके हाथ पांव बांध दिया और उसके मुंह पे कपड़ा बांध दिया ताकि वो शोर ना कर सके, और उस लड़की को कहा तुम जाओ। वो इसके लिए तैयार नहीं थी, अगला प्लान तो उसको भी नहीं पता था। वो एकदम से परेशान हो गई कि मैं कैसे जाऊं, मुझसे पूछेंगे वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा तुम सिर्फ इतना कहोगी
कि हम घर से बाहर, कोई किसी ने अगर देख भी लिया, कोई जानता भी हुआ, तो तुम कह देना हम घर से बाहर तो निकले थे, लेकिन बीबी जी ने कहा मैं वापस जा रही हूँ। वो घर चली गई और मैं अपने घर चली गई। उन्होंने शाजिया को उठाया और जो नया डेरा बनाया था, वहीं पे जो पीछे वाला कमरा बनाया था जहां कोई भी नहीं जा सकता था, बज़ाहिर वो तूड़ी रखी जाती थी, जानवरों का चारा रखा जाता था, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। उसके दरवाजे पे सामने ऐसे तूड़ी और चीजें रखी गई थी, पीछे एक शानदार कमरा बनाया गया था जिसमें सलीम और उसके दोस्त होते। अब्बा बहुत बूढ़ा हो गया था और इधर हैरान था कि बेटे की शादी हो गई है, लेकिन अभी तक उसके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। कई साल हो गए थे, 5 साल हो चुके थे, लेकिन औलाद नहीं हुई थी। उधर जब वो शाजो को लेकर वहां पहुंचे तो शाजो बंधी हुई थी, और जब वो जमीन पर पड़ी हुई थी, एक शान से चलता हुआ सीधा उस कमरे में दाखिल हुआ और उसके सामने चारपाई पर बैठ गया और मुलाजिम से कहा, इसके मुंह से कपड़ा हटा दो। जैसे ही उसके मुंह से कपड़ा हटाया गया तो वो जोर जोर से चीखना शुरू हो गई, बचाओ बचाओ, कि कोई मेरी आवाज सुन ले। उसकी तो आंखें बांध के लाए थे, वो जानती नहीं वो कहां थी। वो समझी शायद ये अहमद खां का डेरा है जिसपे उसका बेटा बैठा है, लेकिन उसको नहीं पता था ये नया डेरा है। वो चीख चीख कर थक गई तो वो हंसता रहा और बोला, जितना चीखो, यहां दूर दूर तक कोई भी नहीं है, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। वो इतना चीख चुकी थी, अंदाजा कर चुकी थी कि ये इस तरह हंसे जा रहा है, अगर इसको खौफ होता तो ये जरूर मुझे चीखने से रोकता। इसका मतलब है वाकई मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। जब वो चुप हो गई तो उससे बोला, तूने मुझे धुतकारा था ना, तूने मुझसे नफरत का इजहार किया था और तू कहती थी मेरा जब भी जिक्र होता था तू मुझे नफरत का इजहार करती थी। तू उस लड़की के सामने कहती थी कि मेरे सामने आए, मैं उसको चबा जाऊं, मैं उसका गला दबा दूं, मैं उसका मुंह नोच लूं। तो अब मैं तेरे सामने हूं, दबा ना मेरा गला, मुझे नोचना। और वो ऐसी तंजियां बातें करता रहा और हंसता रहा। उसने गुस्से में उसके ऊपर थूक दिया। उस शाजो ने उसके ऊपर थूक पहुंची और कहा, मैं और तुझसे भीख मांगूंगी। वो एकदम से गुस्से से खड़ा हुआ और बोला, सुन, अब तू मुझसे भीख ही मांगेगी। तुझे मैं ऐसा तड़पाऊंगा, तेरा वो हश्र करूंगा कि तू अब मेरे पांव पे हाथ रख के गिड़गिड़ाएगी, मेरे पांव पे हाथ रख के माफी मांगेगी और कहेगी कि ये सलीम शाजो आपकी है, शाजो को अपना लीजिए, शाजो का वजूद आपका है। तू गिड़गिड़ा के मुझे कहेगी और मैं तुझे जब माफ करूंगा तो फिर तेरी जान बख्शी करूंगा, वरना तू देख तेरे साथ होता क्या है। उसने अपने उन मुलाजमों से कहा, अब ये यही पड़ी रहेगी, ना इसको खाने को मिलेगा और ना इसको पानी को मिलेगा। देखता हूं मैं कितने दिन खाए पिए बगैर ये रह सकती है। एक नाजुक सी लड़की कितने दिन खाए पिए बगैर रह सकती थी। कुछ दिन तक वो इसी तरह तड़पती रही, लेकिन आखिरकार उसकी हिम्मत जवाब देना शुरू हो गई। उससे बोला नहीं जा रहा था। आज तीसरा दिन था, वो बेहोशी के करीब थी। वो रोज उसके पास जाता और वो आगे से गर्दन हिला देती कि तेरे जैसे कुत्ते के सामने मैं कभी भी भीख नहीं मांगूंगी, मरती मर जाऊंगी। जब वो तीसरे दिन उसके मुलाजमों ने इसको बताया कि अब उसकी हालत ऐसी है वो बेहोश हो जाएगी, लेकिन वो कमज़ोर नहीं पड़ रही, चौधरी साहब आपको कुछ करना होगा। तो सलीम आज उसके सामने पहुंचा। उसकी हालत बिल्कुल पतली थी, वो बिल्कुल बेहोशी के करीब थी। उसकी आंखें खुली थी, वो होश में थी, अभी बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन पानी से, भूख से उसकी बुरी हालत थी। सलीम ने जब उसकी हालत देखी तो कहा, पानी लेकर आओ। उसको पानी पिलाया, कुछ वो होश में आई, बेहतर हुई। कहा, इसको कुछ खाने को दो। उसको कुछ खाने को दिया गया। वो खा नहीं रही थी, लेकिन उसको ज़बरदस्ती दिया गया। कुछ उसकी हालत बेहतर हो गई और सलीम उससे बोला, हाँ फिर तू तैयार है माफ़ी मांगने के लिए? चल, मैं तुझे एक और ऑफ़र देता हूँ, तू मेरे पाँव पे हाथ रख के माफ़ी ना मांग, अपने दोनों हाथ जोड़ के सिर्फ इतना कहे, सलीम मुझे माफ़ कर दीजिए,
ये वजूद, ये शाज़ो, ये आपकी है। वो एकदम से जहरीली हंसी हंसी और बोली, मैं मरती मर जाऊंगी, तेरे जैसे शैतान से ये भीख नहीं मांगूंगी। वो गुस्से से उठा और उसने उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, यहाँ तक कि वो ऐसा शैतान बना कि उसने उसके वजूद को नोच डाला। वो उसके साथ अपनी हवस मिटा रहा था, लेकिन वो लड़की उसके ऊपर देखती हुई हंसती जा रही थी कि एक शैतान कर ही क्या सकता है। शैतान 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 उसको कहती रही। जो उसके मुंह में बेचारी के आया वो उसको गालम गलूज बुरा भला जो भी कहती रही, और वो उसके जिस्म को नोचता रहा, यहां तक कि अपनी हवस मुकम्मल की। लेकिन उस लड़की ने इतना उस दौरान मज़ाहमत की और इतना उसको बुरा भला कहा कि एंड पे जब उसके मुंह के ऊपर थूका तो वही गुस्सा उसके अंदर फिर से भर गया और उसने दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबा दी और वो भी वहीं पे तड़प कर मर गई। और उसके बाद उसने दोस्तों से कहा, इसको दफना दो। वहीं दोस्तों ने उसके कहने पे उसकी लाश को उठाया और जाकर दफना दिया। उधर उस लड़की को कोई भी नहीं जानता था कि शाज़ो उसके साथ गई है। उससे भी पूछा गया, सबसे पूछगछ की गई, तो उसने कहा बीबी का तो पता नहीं, कल तो मेरे साथ थी, आज तो आई ही नहीं है, क्योंकि उसके साथ उसने प्रोग्राम सेट किया था। तो वो शाज़ो पहले से उसका इंतज़ार कर रही थी। वो घर के बाहर ही पहुंची थी तो वो शाज़ो बाहर आ रही थी तो उसके साथ चल पड़ी थी। किसी ने उनको नहीं देखा था। उसका बाप, जिसकी एक आखिरी वारिस उसकी जायदाद की, उसका चांद का टुकड़ा, उसकी जान जो बेटी थी, बेटी के गुम होने पे ऐसा बीमार हुआ, हर तरफ ढूंढा गया, तमाम असरो रसूख इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसका कहीं कुछ ना पता लगा और वो बिस्तर पर पड़ गया। उसका काफ़ी इलाज हुआ, वो बेहतर तो हुआ, लेकिन दुख इतना उसके लिए शदीद था कि उसकी बेटी कहाँ चलेगी। वो जानता था कि मेरी बेटी का किसी के साथ चक्कर नहीं हो सकता। गांव में ऐसी बातें भी फैलवा दी गई थी सलीम के दोस्तों के ज़रिए कि उसका किसी के साथ चक्कर था, वो भाग गई। लोग थू थू करना शुरू हो गए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कहीं भागी नहीं है, वो कहाँ गई है। उसने अपने मुंशी को बुला के अपनी जितनी भी ज़मीनें थीं सब की सब अपने रिश्तेदारों में, गरीबों में चौधरी एहसान ने बांट दी कि अब जब मेरी वारिस नहीं रही तो मैं ये ज़मीनें क्या करूँगा कि मेरे बाद कोई लड़े या कुछ करे। मेरे लिए 2 ज़मीन के टुकड़े काफ़ी हैं, 2 मुरब्बे। उसने कुछ ज़मीन अपने लिए रख ली और बाकी बुला के रिश्तेदारों को, गरीबों को उसने वो बांट दी। अब इस उम्र में वो शादी करने से तो रहा था, लोगों ने मशवरा दिया। उसने कहा जायदाद के लिए, औलाद के लिए मैं इस उम्र में शादी करूं, किसी की ज़िंदगी की ख़राब करूं, औलाद ना हो। तो उसने जायदाद ही सारी बांट दी और सिर्फ कुछ 2 ज़मीनों के बड़े बड़े टुकड़े अपने लिए रखे कि मैं जब तक ज़िंदा हूं ये मेरे हैं। मेरे बाद उसने वसीयत की कि ये गरीबों में बांट देना। उधर एहसान इंतज़ार में था। सलीम शाज़ो को तो मार चुका था और उधर जब उसको पता लगा कि जितनी भी जायदाद है वो बेच चुका है, अब 2 मुरब्बे उसके रह गए हैं, वो अपने पास है और उसको उसके जो अब उसने एक हल्का बहला लिया था, बाप उधर बूढ़ा हो गया था अहमद खान, सब कुछ चौधरी सलीम के हाथ में था। असर रसूख बढ़ गया था, पैसा सब कुछ उसके हाथ में था, अयाशियाँ गुनाह सब कुछ उसका बढ़ चुका था। बीवी उसकी उसी तरह नेक सीरत, उसी तरह इंतहाई अल्लाह वाली थी, लोगों की मदद करना, हवेली में जो भी आता उनका ख्याल करती। यूँ समझिए जिस तरह चौधरी अहमद ख़ान था, उसके बाद वो फरीज़ा उसकी बहू ने, यानी चौधरी सलीम की बीवी ने संभाल लिया था। औरतों की हद तक वो जितना हो सकता वो करती। अब मर्दों के लिए तो वो डील करता सलीम। उधर किसी ने चौधरी एहसान को बताया कि आखिरी दफ़ा ट्यूबवेल की तरफ जाते हुए बीबी जी को किसी ने देखा था और वो लड़की भागती हुई
चौधरी सलीम के पास पहुंची और कहा, मुझे बुलाया गया है, किसी ने चौधरी को बताया है कि आखिरी दफ़ा तो हमने उनको देखा था, वो ट्यूबवेल की तरफ जा रहे थे। मुझे डर पड़ा हुआ है, अगर वो मुझसे बुलाकर पूछेंगे तो क्या होगा। चौधरी सलीम ने उसको काफ़ी मजबूत किया, उसको दिलेर बनाया, उसको समझाया, सारा कुछ किया और उसको भेज दिया। वो लड़की जब चौधरी एहसान के सामने पहुंची, वो बूढ़ा हो गया था लेकिन था तो एक चौधरी, एक गरजदार आवाज़, और उसने पूछा, बहुत अरसे बाद मुझे पता लगा है कि मेरी बेटी आखिरी दफ़ा तेरे साथ जा रही थी। तूने तो कहा था, मैं तो आई ही नहीं थी, मैं तो उस दिन मिली ही नहीं थी, जबकि उस दिन तू उसके साथ कैसे जा रही थी। वो डरी हुई थी लेकिन बोली, नहीं चौधरी साहब, आपको गलत बताया गया है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरे साथ बीबी जी नहीं थी। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, चौधरी ने बड़ी छानबीन की लेकिन वो मुकर गई। लेकिन उसको लगा कि चौधरी मुतमईन नहीं हुआ। वो वापस आई, उसने कहा, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा किया, लेकिन चौधरी साहब मुतमईन नहीं हुए, उनको शक पड़ गया है और मुझे लगता है वो आपके वालिद साहब अगर आज हयात होते तो वो उनके पास आते। वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए। जब ये खबर उस तक पहुंची, ये तब की बात है कि जब उसके वालिद अब अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। अब सब कुछ जो कुछ भी था वो सलीम ही था, वली वारिस, सब कुछ करने वाला। क्योंकि जब तक वालिद से वो मर्दों की मदद करते थे, घर में बीवी औरतों की मदद करती थी, अब डेरे पे सलीम बैठता, उसका रवैया भी बदल चुका था। उसके अंदर बाप की तरह मोहब्बत, आजिज़ी, इनकसारी, लोगों से प्यार करना, खलूस से पेश आना, वो सब बदल चुका था। वो बिल्कुल अपने असली रूप में आ चुका था। वो धाड़ता, लोगों के साथ बदतमीज़ी करता, गुस्से से बोलता, और जैसा वो अंदर से था वो वैसा हो चुका था। बस रात की एक महफिल होती और दोस्तों के साथ बैठ के वो शराबें पीता। और उन्हीं दिनों वो वाक़या हुआ कि जब उस लड़की ने आके बताया कि शाज़ो का शक मेरे ऊपर किया जा रहा है, और उसने आके बताया, जैसे आपने कहा था मैंने वैसे ही चौधरी साहब को सब कुछ बताया है, लेकिन उनका शक अभी तक बाकी है। मुझे लगता है उनको यकीन हो रहा है कि ये मैं ही थी। तुम कैसे कह सकती हो कि उनको तुम पे शक है? तो वो बोली, चौधरी साहब उन्होंने मुझे आखिर में एक जुमला भी कहा है कि मुझे ये भी पता है कि तुम चौधरी सलीम के लिए काम करती हो। मैं इस पूरे वाक़ये की तफ्तीश कर रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं सलीम तक भी पहुँच जाऊँगा और तुम्हें ज़ुबान खोलनी पड़ेगी। और मैं वहाँ से तो आ गई हूँ लेकिन मैं डर गई हूँ, वो कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। सलीम भी समझ गया कि उन्होंने अभी सिर्फ तफ्तीश की थी, क्योंकि ख़ुद मारने पीटने वाले वो बंदे तो थे नहीं, शायद वो पुलिस से इस तरह का मदद लेने जा रहे थे। तभी वो समझ गया और अपने दोस्तों को इस घात में लगा दिया कि जैसे ही चौधरी एहसान अपने घर से निकले तुम लोग उसका पीछा करोगे। यूं वो घात लगा के बैठे रहे। और चौधरी एहसान जब एक दिन अपने घर से निकला तो उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया, और ना सिर्फ रास्ता रोका, अब एक बूढ़ा शख्स था, उसको बांध दिया गया और फिर चौधरी सलीम को बुलाया गया। चौधरी सलीम जैसे ही उसके सामने पहुंचा और उसे बोला, हाँ बोल, क्या कहना है, क्या पूछना है उस लड़की से, मैं तुझे बताता हूं। हाँ, शाज़ो को मैंने मारा है। शाज़ो मुझसे नफरत करती थी, और वो गुस्से में सब बोलता गया जो शाज़ो ने कहा था। ये उसने मुझे कहा था और मैं उसको छोड़ता, मैं उसको मारना नहीं चाहता था, मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो मुझसे नफरत करती थी, मैंने इसलिए उसको मार दिया। अब तो पुलिस की मदद करके, पुलिस की मदद से मुझ तक पहुंचेगा, ले उससे पहले मैं ही तुझ तक पहुंच गया हूं। और वहीं पे उसने उसे मार दिया। और जो उसकी बंजर, वही जो 2 ज़मीनें जो उसने अपने लिए रखी हुई थी, वहीं पे ही एक जगह पे जो बंजर ज़मीन थी, गड्ढा खुदवाया और उसको दफना दिया। वो बंजर थी, किसी को शक भी ना हुआ। उधर पता लगा कि चौधरी एहसान गए हैं लेकिन वापस ही नहीं आए। 2 महीने, 3 महीने, जब 4 महीने हो गए और उनका कोई अता पता नहीं था, सब जगह तलाश कर लिया गया, तो इधर सलीम ने उनकी उस ज़मीन पे भी कब्ज़ा कर लिया जो 2 मुरब्बे उन्होंने अपने लिए रखे थे कि वो जब आएंगे मैं उनको वापस कर दूंगा, ये कब्ज़ा ना हो जाए, उनकी अमानत है। लोगों के सामने वो
यही शो करा रहा था, मैंने अमानतन अपने पास रखी है। अब उसके अंदर डर, खौफ बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। वो एक बिल्कुल जालिम इंसान बन चुका था। लेकिन घर जब भी जाता, बीवी इससे पहले कि कोई ज़ुबान खोलती, कोई जुमला उसको कहती, वो उससे डर जाती। वो जानती थी कि बाप के मरने के बाद ये और जालिम हो चुका है। जालिम तो ये पहले से था। बीवी को एक ही दफ़ा वो कह चुका था, मेरे सामने कभी ज़ुबान मत खोलना और मुझे कभी लेक्चर देने की कोशिश मत करना, वरना याद रखना तुम्हारे साथ ऐसा बुरा करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। वो डर गई थी। वो हमेशा उससे अच्छी रहती, अच्छी तरीके बोलती, लेकिन कभी उसके आगे ज़ुबान नहीं खोलती थी। इसलिए बज़ाहिर उन दोनों में बहुत अच्छा प्यार था, बज़ाहिर वो दोनों एक दूसरे से एहतराम से बोलते थे, लेकिन वो खौफ की वजह से हमेशा चुप रहती थी। लोग अगर आके कोई शिकायत भी करते तो आगे से कहती, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक बड़े ख़ानदान से नहीं थी, उनके मुकाबिल ख़ानदान की नहीं थी। और उसको ताना मार चुका था कि मेरे बाप ने तुझे पसंद किया था, तू मेरे मुकाबिल की नहीं थी, मैं चाहूँ तो आज दूसरी शादी कर लूँ, तुझे इस घर में रखा हुआ है तो इसको गनीमत जान और अपनी ज़ुबान को बंद रखना, वरना तुझे भी उठा के कहीं गाड़ दूंगा और कोई और ब्याह कर ले आऊंगा। वक्त गुजरता रहा। एक दिन उसने अपने मुलाजमों से कहा, अब कई साल गुजर गए थे, वो जो बंजर जमीन पड़ी है उसको भी आबाद करो। वो छोटा सा एक टुकड़ा था। सुबह से लेके शाम तक काम करो और जब मैं शाम को घोड़ी पे अपना देखने के लिए आऊं तो काम मुकम्मल हो चुका हो। मुलाजिम काम करने के लिए चले गए। वो अपने कामों में मसरूफ हो गया। 2-3 घंटे बाद उसके वैसे ही दिमाग में आया कि मैं जरा चक्कर तो लगा के आऊं। वो घोड़ी पे सवार हुआ और ज़मीनों पे पहुंचा। देखा मुलाजिम उस स्पीड से काम नहीं कर रहे, बल्कि बातें ज़्यादा कर रहे हैं और काम तेज़ी से नहीं हो रहा। वो गुस्से से धाड़ा, तुम लोगों को जुर्रत कैसे हुई मेरा ऑर्डर फॉलो ना करने की? मैंने तुमसे कहा था मुझे शाम को ये काम मुकम्मल चाहिए और तुम लोग अभी तक बातें करने में लगे हुए हो। मैं अब यहीं मौजूद हूं, तुम्हारे सर पे बैठा हूं, मैं देखता हूं रात यहीं गुजारनी पड़ जाएगी तो तुम यहीं रात गुजारोगे, लेकिन काम खत्म करके जाओगे। उसने अपनी घोड़ी को बांध दिया और वहीं पे रेत मट्टी का जो एक टीला बना हुआ था उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया, काम शुरू करो। खौफ की वजह से वो बेचारे डर गए, जानते थे जालिम है, अब खुल के सामने आ चुका है। काम करना शुरू हो गया। ट्रैक्टर वगैरह तो उस वक्त नहीं होते थे, बैल के ज़रिए और इस तरह काम किया जाता था, हल चलाए जाते थे, ज़मीन को बुलाया जाता था। अब वो बेचारे करते रहे कि रात हो गई, अंधेरा फैल गया, अब काम नहीं हो सकता था। लेकिन वो सर पे बैठा हुआ था, बोला मैं कह चुका हूं, अना का पक्का था, जिद का वो पक्का था, ख़त्म नहीं होगा, तुम नहीं जा सकते। और वहीं पे एक मुलाजिम की मुज़ेरे की आवाज़ आई, चौधरी साहब यहाँ पे कुछ है। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे कोई लगता है मुर्दा है कोई, बैल रुक गए हैं, ले आओ उसको निकाल के मेरे पास। उन्होंने उस मुर्दा जो भी था, वो हड्डियां सी थी, उस खोपड़ी को, हड्डियों को उन्होंने उठाया, डरते डरते वो बेचारे कि कहीं ये ना मार दे, ये तो खैर मुर्दा है, ये तो हड्डियां हैं, जिससे उनको डर भी लग रहा था। लेकिन चौधरी का हुक्म था, उठा के उस टीले पे ले गए, उसके सामने रख दिया। उसने उसकी गर्दन की तरफ देखा, जो अभी तक उसकी खोपड़ी, जिससे ऊपर जिस्म के ऊपर से सारा मरने के बाद जब हड्डियां रह जाती हैं, हड्डियां ही थी, लेकिन खोपड़ी उसकी अभी तक जुड़ी हुई थी ढांचे के साथ। उसने उस खोपड़ी पे हाथ रखा और उसको पकड़ के जोर से झटका दे के तोड़ दिया। और वो खोपड़ी हाथ में रख के ऐसे उछालने लगा जैसे बॉल को कोई ऊपर ऐसे उछालता है और खेलता है। ऐसे ही वो अपने हाथ से खोपड़ी के साथ खेलना शुरू हो गया और उनको कहा, चलो काम शुरू करो, ये लो जिससे तुम डर रहे थे, जिसकी बात कर रहे थे, ये देखो, ये मुर्दा है, ये कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे उसको ऊपर उछालने लगा। वो लोग बेचारे फिर काम में जुट गए। तकरीबन रात के 10-11 बजे काम मुकम्मल हो गया। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ, उस खोपड़ी को उठाकर उसने सामने फेंक दिया और पांव मार के बाकी ढांचे को भी टीले से नीचे गिरा दिया और कहा, जाओ तुम लोग भी घर। और घोड़ी पे सवार होके घर पहुंचा।
अगले दिन सुबह से ही बादल आए हुए थे, मौसम अबर आलूद था, बूंदाबांदी हो रही थी। वो सारा दिन घर पे रहा। ये शाम का वक्त था। वो कुर्सी डाल के बाहर बैठा हुआ था कि उसका साला असलम आया। वो उससे मिला, सलाम दुआ के बाद बोला, असलम खैरियत से आना हुआ? तो बोला, बाजी को लेने के लिए आया था और आपको भी। क्यों, खैरियत है, क्या हुआ है? तो वो बोला, नहीं, कुछ अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा आपको भी और बाजी को भी बुला के लाऊं, वो खुश हो जाएंगी आपको देख के। वो बोला, हाँ ठीक है, अपनी बहन को ले जाओ, मैं अभी मसरूफ़ हूँ, मैं बाद में चक्कर लगा लूँगा। उनके साथ रवैया तो उसका ठीक था, बज़ाहिर बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन दोस्ताना रवैया था। उसने कहा जैसे आपकी मर्ज़ी। वो अंदर गया, उसने अपनी बहन को यानी कि सलमा को तैयार किया और सलमा और उसका भाई असलम चले गए। वो काफ़ी देर ही ऐसे अंदर बैठा रहा। उसके बाद जब उसको भूख लगी तो वो अंदर गया। बूढ़ी जो मुलाजमा थी वो बोली, आपके लिए खाना लगा दूं? वो बोला, हाँ बीबी जी तो चली गई हैं, मेरे लिए खाना लगाओ। उसने उसके लिए खाना लगाया। वो बैठा खाना खा रहा था तो वो बुढ़िया बोली, चौधरी साहब, अब वो मशहूर हो चुका था, वो डरता नहीं है, बहुत बहादुर है, बहुत निडर है। जहां जालिम था वो बहादुर भी मशहूर हो चुका था। बोली, चौधरी साहब, आज शाम को किसने बताया है वो जो टीला है आपका, जहां पे आपकी प्याज उगे हुए हैं, वहीं टीले पे कोई अजीब सा बंदा बैठा है और शाम के टाइम वो बैठा था, काफी ज्यादा उसने प्याज तोड़े हुए थे। वो उनको पत्तों से अलग करता और फेंक देता है, पत्ते से अलग करता और फेंक देता है। वहीं टीले के नीचे खड़े होकर जो जमीनों पे आपके मुलाजिम हैं, उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कोई जवाब ना दिया। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी। लोग डर गए, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हुई। ये बात बीबी जी को उन्होंने आके कही थी, लेकिन शायद बीबी जी तो चली गई हैं, आपको बताना भूल गई हैं। ये कब की बात है? उनको बताया गया कि आज शाम की। कहां है वो? उनको बताया कि वो ऊपर टीले पर बैठा है। उसने फौरी तौर पे कहा, मैं जाकर देखता हूं, इतनी किसकी जुर्रत हो गई कि मेरी जमीनों के अंदर से प्याज को इस तरह तोड़े और वो बैठा नुकसान कर रहा है। ये कौन है जो इतना बहादुर हो गया है, जिसको सलीम से डर ही नहीं लगता? मैं आपके लिए घोड़ी तैयार करूं? उस मुलाजमा ने कहा कि उनको कहूं मुलाजिम को कि घोड़ी तैयार करें? उसने कहा नहीं, उसको पैदल जाऊंगा, उसको ताकि पता ना लग जाए ये कौन है, मेरा नेजा उठा कर लाओ। वो गई, उसने उसको नेजा उठा कर लिया, जो लकड़ी का बना होता था, आगे लोहा लगा होता था, जो अंदर पकड़ के मारा जाता था, जो आर पार हो जाता था। वो उसी वक्त चलता हुआ सीधा उसी टीले की तरफ गया। बादल जैसे ही चमकते और बिजली जैसे ही चमकती, बादल गरजते, बिजली चमकती, तो रोशनी पड़ती। दूर से ही उसको टीले के ऊपर कोई बैठा हुआ नजर आ गया। वाकई कोई हाथों से कोई चीज फेंक रहा था। वो चलता चलता उसके करीब पहुंचा और वो इस अंदाज में जा रहा था कि उसको हिलने का मौका ही ना दे। जैसे उसके करीब गया, उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो नेजा सीधा उसके सीने में घुसा दिया। नेजा उसके सीने के अंदर घुस गया, लेकिन अभी तक उसके हाथ इसी तरह चल रहे थे और वो जो सामने प्याज रख के बैठा हुआ था, जिनके पत्तों को और प्याज को तोड़ तोड़ के फेंक रहा था, इसी तरह वो फेंकता रहा। उसको कोई फर्क भी ना पड़ा। और उसी वक्त एक जोरदार बिजली चमकी और उस बिजली की रोशनी में उसने देखा वो जो सामने बैठा था, जिसको अब वो करीब से खड़ा देख रहा था। उससे पहले तो उसने छुप के उसके ऊपर वार किया था, उसका चेहरा नहीं देखा था। बिजली के चमकने की वजह से उसने उसका चेहरा देखा, तो ये कोई और नहीं, चौधरी एहसान था। उसने जैसे ही देखा, ये वही शख्स है चौधरी एहसान जिसको मैंने मारा था। और उसका नेजा उसके दिल के आर पार हुआ था, लेकिन वो तो मरा हुआ शख्स था, उसको क्या होना था? वो अभी तक बैठा इसी तरह कर रहा था।
उसने उसे जैसे ही देखा, खौफ क्या होता है, पहली दफ़ा उसके दिल की धड़कन तेज़ हुई। आज से पहले खौफ नाम की किसी चीज़ से वो वाकिफ़ ही नहीं था, वो ज़िंदगी में कभी डरा ही नहीं था। आज पहली दफ़ा उसके वजूद के अंदर कपकपाहट हुई कि ये क्या है। वो बेइंतहा खौफज़दा हुआ। इससे पहले कि वो पीछे हटता, उसी जगह पे उसकी निगाह पड़ी कि अब वहाँ पे कोई भी नहीं था। उसका नेज़ा वहीं ज़मीन पर पड़ा था और कोई भी नहीं बैठा हुआ था। वो इधर इधर देखना शुरू हो गया, घबरा रहा था, उसको कोई नज़र ना आया। जल्दी से उसने अपना नेज़ा वहीं छोड़ा और भागने वाले अंदाज में चलता हुआ पीछे की तरफ हटा और चलता चलता तेज़ कदमों के साथ घर की तरफ जा रहा था कि तभी उसने देखा, जिस रास्ते से वो जा रहा है उसके बिल्कुल सामने जो दरख्त है, उस दरख्त के पीछे कोई काला स्याह साया है। बिजली चमकने की वजह से दूर से ही उसने काले स्याह साये को देख लिया और जैसे ही वो करीब पहुंचा, फिर जोर से एक बिजली चमकी तो उसने देखा एक ऐसा काला स्याह साया जिसका पूरा वजूद इंसान के वजूद के साइज का था, लेकिन उसके पूरे वजूद के ऊपर रीछ की तरह बाल ही बाल थे। उसके बाजू पे, उसकी टांगों पे, उसके सीने पे, उसके पूरे वजूद पे रीछ की तरह बाल ही बाल थे। लेकिन जो उसका चेहरा था वो बिल्कुल एक खोपड़ी थी। वैसी खोपड़ी जैसे उसने उस ढांचे की तोड़ के खेलता रहा था और फेंक दी थी, उसी तरह की बिल्कुल खोपड़ी उसके सर के ऊपर थी। और उस खोपड़ी के अंदर से दो आंखें उसी लम्हे चमकी और सफ़ेद सी रोशनी निकली। बिल्कुल खोपड़ी, यानी इंसान की इस तरह खोपड़ी होती है, उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। जैसे बिजली चमकी, सिर्फ एक इंसान सामने खड़ा हुआ जो रीछ की तरह बालों से भरा हुआ और मुंह की जगह एक खोपड़ी है खाली आंखों वाली। और जैसे ही बिजली जो चमकी थी, जिस रोशनी में उसने देखा था, अंधेरा गुप हुआ तो उसी वक्त उस खोपड़ी की आंखों से रोशनी निकलना शुरू हो गई, ऐसी जैसे कोई टॉर्च जलाता है और तेज़ रोशनी निकलती है। उसकी दोनों आंखों से ऐसे सफ़ेद सी रोशनी निकली और वो रोशनी सीधी सामने आते हुए चौधरी सलीम पे पड़ी। जैसे ही उस पे रोशनी पड़ी, उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और उसी सामने खड़े हुए एक रीछनुमा मुर्दा ने, रीछनुमा बला ने इस अंदाज में कहका लगाया कि वो जो आज तक घबराया नहीं था, डरा नहीं था, ऐसे दौड़ा कि दौड़ते 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 वो कैसे घर तक पहुंचा वो नहीं जानता था। हाँफता कांपता घर के थोड़े ही फासले पे पहुंचा था तो देखा कि उसका साला असलम खड़ा है। यकीनन वो उसकी बहन को छोड़ने के लिए आया था। उसके दिमाग में आया कि अगर मुझे इस तरह असलम ने दौड़ते हुए देख लिया तो वो समझ जाएगा मैं डरा हुआ हूं, मैं घबराया हुआ हूं। वो रुक गया, उसने अपने सांस को बहाल किया और आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता उसके करीब आया तो असलम ने कहा, क्या हुआ है, आपकी सांस फूली हुई लग रही है। नहीं, बस थोड़ा सा ऐसे दौड़ रहा था। हाँ, तुम आ गए हो, सलमा वापस आ गई है। फिर से अपने खौफ पे कंट्रोल कर चुका था। उसने कहा, हाँ, सलमा को छोड़ने आया था, सलमा अंदर आ चुकी है। लेकिन तुम तो डर गए। क्या मतलब है? वो एकदम गुस्से से था। तो सामने खड़ा हुआ उसका साला असलम बोला, डर गए हो, मान लो। जो कभी डरता नहीं था, जिसके अंदर कभी खौफ नहीं आता था, आज तो इतना भागा, ऐसा डरा कि उसकी जान ही निकल गई। और उसने उसी लम्हे कहका लगाया और जैसे ही उसने कहका लगाया तो उसका रूप बदल गया। और जैसे ही उसका रूप बदल गया तो उसके सामने बिल्कुल वही बूढ़ा शख्स खड़ा था, चौधरी एहसान, जिसने मरने से पहले आखिरी जुमला कहा था, सलीम, तूने मेरी बेटी को मारा है। मैं जानता हूं तू मुझे अभी मार देगा, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, मेरी बेटी मेरी कुल कायनात थी, मेरी बेटी मेरा सब कुछ थी। अगर मेरी बेटी नहीं रही तो जीने का मैं भी तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं भी मौत का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन खुदकुशी हराम है, मैं इसलिए खुदकुशी नहीं कर रहा था। तू मुझे मारेगा, मार, मैं तेरे सामने हूँ, लेकिन याद रखी मैं तुझसे बदला लेकर आऊँगा। मैं मर के भी लौट के तेरे पास आऊँगा। और अभी खड़ा हुआ वो शख्स जो हंस रहा था, फिर से उसने चौधरी एहसान का रूप धार लिया और उससे बोला,
आ गया मैं, तुझसे कहा था ना, मैं तुझसे बदला जरूर लूंगा। और देख, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। जैसे ही उसने उसको देखा, उसी लम्हे फिर से दौड़ा और दौड़ते दौड़ते अपने घर के अंदर दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। वही बूढ़ी औरत जिसने उसे कहा था कि ऐसे ऐसे कोई बंदा आके बैठा है, उसने दरवाजा खोला तो एकदम से घबराया हुआ देखा सलीम को, देखा और कहा, चौधरी साहब सब खैरियत है, क्या हुआ? और कहा, जितनी जल्दी हो सके जाओ, मस्जिद के जो कारी साहब हैं उनको बुला कर लाओ। सब खैरियत है चौधरी साहब, सब खैरियत है ना? तुम्हें कहा है ना जितनी जल्दी हो सके जाओ। वो धाड़ा उसके ऊपर। और उसी वक्त उस बूढ़ी ने सामने खड़े होकर कहका लगाया और कहा, मैंने नहीं जाना, तूने जाना है। और तभी उसी बूढ़ी ने एक रूप बदला और उसके सामने वही गांव की पहली पहली लड़की खड़ी थी जिसका पहली दफा उसने कत्ल किया था। ये वही पहली लड़की थी जो उसकी बातों में आ गई थी और उसने कहा था, मैं तेरे बच्चे की मां बनने वाली हूं, और इसने उसका गर्दन दबा के, गला दबा के उसको मार दिया था। वही खड़ी सामने हंस रही थी और बोल रही थी, तू तो डरता नहीं था, अब तू कहता है कारी को बुला के लाओ। तेरा वक्त आ गया, भाग जितना तू भाग सकता है। उसी वक्त वो हड़बड़ाया और कांपता हुआ सीधा अपने कमरे की तरफ भागा। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो अपनी बीवी को बिस्तर पर बैठे हुए देखा। जैसे ही बीवी को बिस्तर पर बैठे हुए देखा तो जाते ही उसके कदमों में गिर गया और बोला, मुझे बचाओ, खुदा का वास्ता है, मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। बीवी बोली, क्या हुआ? वो मुझे मार देंगे। तो उसी वक्त जिस बीवी पे उसको नाज था कि वो नमाज कुरान सब पढ़ती है, बहुत नेक है, मुझे बचा सकती है, उससे बोला, प्लीज़ तू ही है जो मुझे बचा सकती है, जा कारी साहब को बुला के ला, किसी को भेज, कारी साहब को बुला के लाए, मुझे बचा लो, मुझे मार देंगे। उसी वक्त बीवी ने कहका लगाया और कहा, अब तुझे कारी याद आ गया? जब तू मुझे शाजों को मार रहा था, मेरे जिस्म को नोच रहा था, उस वक्त तो तुझे रहम नहीं आया था, और आज तू रहम की भीख मांग रहा है, सबसे रहम की भीख मांग रहा है, मेरे कदमों में आके पड़ा है। देख, तू मेरे इस वक्त कदमों में पड़ा हुआ है और तू मुझसे भीख मांग रहा है। तू मरेगा, तेरा वक्त आ गया है, लेकिन ऐसे नहीं मरेगा, तो पूरी दुनिया को बता के मरेगा, देख तेरे साथ होता क्या है। और उसी वक्त जो एक शाजों के रूप में बदल गई थी, जो उसकी हसीनो जमील बीवी शाजों के रूप में आई थी, उसी वक्त एक इंतहाई खौफनाक सी उसने शक्ल इख्तियार कर ली। इतनी भयानक और इतनी खौफनाक शक्ल कि उसका चेहरे की स्किन गिरना शुरू हो गई, उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई, उसके नाखून बड़े होने शुरू हो गए और इतनी भयानक हो गई वो खौफ के मारे बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसकी बीवी उसके पास बैठी थी और वो बहुत तेज बुखार में था और उसकी बीवी उसके माथे पे पट्टियां कर रही थी। वो नहीं जानता था बेहोशी के अंदर क्या क्या हो चुका है। उस बुखार की हालत में उसने अपने तमाम गुनाहों का एतराफ़ कर लिया था। बीवी के सामने बैठे एक एक गुनाह को बता दिया था कि मैंने क्या क्या गुनाह किए हैं, अब वक्त आ गया है, वो मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देंगे। वहां घर के और मुलाजिम भी खड़े थे, लेकिन बीवी जब ये सब कुछ अपने कानों से सुन चुकी थी, उसको अपने शौहर से नफरत हो गई थी। वो जो कुछ देर तक उसकी सेहत याबी के लिए दुआएं कर रही थी, सर पे पट्टियां कर रही थी, जैसे जैसे वो बुखार में बोलता गया, सब कुछ बताता गया, वो उठकर खड़ी हो गई और कहा, शौहर तो मजाजी खुदा होता है, हर बीवी मजाजी खुदा के लिए दुआ करती है, लेकिन मैं बस यही दुआ करती हूं कि तुझे मौत आ जाए। और उसी वक्त कमरे से उठी और बाहर निकल गई। सब मुलाजिम जो उसकी अपनी कानों से सुन चुके थे वो तौबा तौबा कर रहे थे। और ये बात कहाँ रुकनी थी, ये बात हर जगह पे फैल गई कि शाजो, उसका बाप एहसान, फलां लड़की फलां को मारने वाला ये था और वो कबूल कर चुका है। उसके बाद वहीं कमरे के अंदर सब ने देखा कि उसका वजूद जो बिस्तर पे उठा हुआ था, हवा में ऐसे लहराना शुरू हो गया जैसे किसी ने उसके वजूद को उठा लिया हो।
अब वो अपने बिस्तर से 4-5 फुट ऊपर हवा में खड़ा था और चीख रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। और उसी वक्त लोगों ने देखा कि उसके वजूद को इस तरह घुमा दिया गया जैसे पंखे को घुमाया जाता है। पंखा गोल घूमता और घूमते घूमते उसका वजूद दीवार पे जाके लगा और वो बेहोश हो गया। सब मुलाजिम खौफजदा होकर समझ गए कि कोई ना नज़र आने वाली ताकत उसको मार रही है। उसने उठा के उसको पटका है और उसी वक्त एक कमरे के अंदर से चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी। वो सब भाग के बाहर आ गए। कितनी देर तक उसको मारा जाता रहा, वो इतनी ज़ोर से कराह रहा था, भीख मांग रहा था ज़िंदगी की कि मुझे माफ़ कर दो। कितनी देर किसने उसे मारा कोई देख तो ना सका। जब चीखें बंद हो गई, वो लोग अंदर गए तो उसकी लाश की इतनी बुरी हालत थी कि उसके बाजू को काट दिया गया था। दोनों बाजू कटे हुए थे, उसकी टांगें कटे हुई थी, उसके सीने पे, उसकी गर्दन पे, उसके मुंह पे, उसके बकायदा मुंह पे इतना जैसे कोई छुरी से काटता है मुंह को, ऐसे आज़ा को काट दिया गया था। उसकी दोनों आंखें निकली पड़ी थीं, आंखें निकाल ली गई थी। उसकी लाश इतनी बुरी हालत में थी कि सब डर गए। उधर बीवी क्या घर से निकली, फिर वापस नहीं आई। उसको कई जगह पे ढूंढा गया लेकिन कुछ पता न लगा। उधर गांव वालों ने खौफे खुदा करके, चौधरी अहमद खां का बेटा था, जैसे कैसे उसको दफना दिया। लेकिन सब तौबा करते रहे, बेइंतहा तौबा करते रहे। और उसकी बीवी, उसका फिर कभी कुछ पता ही न लग सका गांव वालों को कि वो कहाँ गई। वो उस वक्त भाग के कहाँ गई थी। उसने अपने आप को मार दिया था तो उसका मुर्दा वजूद तो मिल जाता, उसका मुर्दा वजूद भी ना मिला। वो कहाँ चली गई उसका कभी कुछ भी किसी को पता ना लगा। और ये खबर सिर्फ उस गांव तक ना रही, दूर दूर के गांव में पहुंच गई। और जिनके दिल में कोई शक था या जिनके दिल में कोई चोर था या जिनके दिल में कोई इस तरह की हसरत थी, वो भी तौबा करना शुरू हो गए कि अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो वो लौट के सामने आता है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था, लॉ ऑफ कार्मा, जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ भी होगा। उसने लोगों का अंजाम किया था और वो भूल गया था कि एक दिन इसी दुनिया में उसका भी ऐसा अंजाम होगा, और उसका वैसा ही अंजाम हुआ। आज भी नस्ल दर नस्ल लोग अपने बच्चों को वो खौफनाक कहानी सुनाते हैं कि कभी किसी के साथ बुरा मत करना, वरना जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस कहानी को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।